हेलो एवरीवन। आज के वीडियो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस बार 70th बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला टेस्ट सीरीज़ को देखेंगे। उन सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट देंगे जो हो सकता है इस बार आने के चांसेस ज़्यादा है। और हाँ, एक बात और ये कि जितने भी इसमें क्वेश्चंस को शामिल किए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पैटर्न को देखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए, सैम्पल पेपर को देखते हुए तैयार किए गए हैं। तो हाँ, ईमानदारी से इसका अटेम्प्ट दे ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा, तत्वबोधिनी सभा और ब्रह्म समाज। इन चारों में से कोई सही उत्तर है। और अगर इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट जो करके मैं बोलता हूँ, विच वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय? ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा, तत्वबोधिनी सभा, ब्रह्म समाज। तो जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा वो ये कि जो राजा राम मोहन राय जो थे वो एक समाज सुधारक व्यक्ति थे। इन्होंने समाज सुधार और शिक्षा के विकास पर काफ़ी अधिक बल दिया और इनको आधुनिक भारत का पहला महान नेता भी इन्हें कई लोग मानते हैं, क्योंकि ये बंगाल से शुरू हुए आंदोलन का नेतृत्व इन्हीं ने किया था। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के सुधार के लिए कई सभा लगाए, कई अपने मान्यता दिए और कई सुधार के लिए कई अपने जगह पर इंस्टीट्यूशन वगैरह खोले और इसको आगे की ओर बढ़ाएं। तो इसके लिए जो सभा की स्थापना किए थे उनके बारे में लिखा हुआ है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। तो इसका सही उत्तर है आत्मीय सभा। और इसका उद्देश्य क्या था? इस आत्मीय सभा की स्थापना का जो उद्देश्य था वो ये था कि एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना। राजा राम मोहन राय जो थे एकेश्वरवाद थे, वो सिर्फ इसके प्रचार के लिए ही अपने आत्मीय सभा को स्थापना किए थे। और इसकी जो स्थापना थी वो कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। और यही है जो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम सभा है, संस्था एक तरीके से। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज रामकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश्ड? 1889, 1893, 1897, 1901। तो इसका एक्सप्लेनेशन, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है 1897 में हुई थी और इनके संस्थापक जो थे स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में और उनका मृत्यु 1902 में हुआ था। और इसकी स्थापना क्यों हुई थी? इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्यों हुई थी? तो इसका उद्देश्य था वो ये था कि जो स्वामी विवेकानंद थे अपने गुरु महर्षि रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं एवं उपदेशों को प्रचार करना था। और हमारा तीसरा क्वेश्चन अब ये है कि किस पुर्तगाली शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी में के प्रारंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित कर दिया? विच पोर्चुगीज रूलर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द ऑनर ऑफ द ट्रेड विथ अरेबिया, पर्सिया एंड इंडिया इन द अर्ली 16th सेंचुरी? तो इसका ऑप्शन है बार्थोलोमिया डियाज, हेनरी फोर्थ, मैनुअल प्रथम, वास्को डिगामा। तो इसका सही उत्तर जो है वो है मैनुअल प्रथम। और इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि जो अगर हम बात करें अरब व्यापारियों की, अरब व्यापारी और पुर्तगीज़ व्यापारी यानी पुर्तगाली व्यापारियों की, तो अपनी विकसित जो उनका डेवलप्ड जो समुद्री शक्ति था, तकनीक तथा बारूद इत्यादि जो जितना भी अस्त्र था, इस कारण से पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी के शुरुआत में ही हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों के प्रभुत्व को नष्ट कर दिया था। और यहीं से जो अपने पुर्तगालियों थे अपने प्रभाव को बढ़ाने में सफल रहे और इस कारण से इसी दिशा में उन्होंने 1501 ईस्वी में स्वयं को अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित कर दिया था। तो इसका सही उत्तर हमारा मैनुअल प्रथम ही होगा। अब चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन ये है कि डचों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाती है? व्हाट वाज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डच कॉल्ड? तो इसका ऑप्शन है VOC यानी वोक, EIC, यहाँ पे L मिस्टेक से है, IC होगा यहाँ पे EIC, एस्तादो द इंडिया कार्टेस। तो इसका सही उत्तर जो है वोक है यानी VOC है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो डच की यहाँ पे व्यापारिक संस्था क्या कहलाती है ये पूछ रहा है। तो अगर हम ऑप्शन बी को देखें, यहाँ पे EIC है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। कभी कभी ये होता है कि हम ऑप्शन को देखकर अपना आंसर को डिफाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा ऑप्शन सही है। अगर उसमें 4 ऑप्शन दिए गए और हमारे पास 4 ऑप्शन हमें नहीं पता है उसके बारे में, लेकिन हम ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा सही है। जैसे कि हमारा
EIC यानी यहाँ पे डच का बात कर रहा है, डच का व्यापारिक संस्था EIC कहला सकती है, ये आप खुद से बताइए। तो EIC कहला सकती है कि नहीं? तो नहीं, यहाँ पे हमारा VOC आंसर सही होगा। अगर हम एस्तादो द इंडिया की बात करें तो जो एस्तादो द इंडिया थी वह नाम था जो पुर्तगालियों ने अपने साम्राज्यों के उस हिस्से को दिया था जो भारत से पूर्वी ही एशिया तक फैला हुआ था। तो हमारा यहाँ पे सही उत्तर केवल वोक ही है, VOC है। तो अब चलते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। और 5वां प्रश्न हमारा यह है कि किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शाही फरमान जारी किए और विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए? विच मुगल एम्पायर इश्यूड अ रॉयल डिक्री ग्रांटिंग वेरियस ट्रेडिंग प्रिविलेज टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 77 AD? इसका ऑप्शन है जहांगीर, फर्रुख सैय्यर, बहादुर प्रथम, जहांदार शाह। तो इसका सही जो आंसर होगा फर्रुख सैय्यर है, फर्रुख सैय्यर ही इसका सही उत्तर है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 1707 में जब मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हुई तब यहाँ पर फर्रुख सैय्यर के आने के बाद इसके कुछ जो कमजोरियाँ थी उभरती चली गई, यानी साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया। तो जो 1717 में जॉर्ज सरमन की अध्यक्षता में एक लीडरशिप में एक ट्रेडिंग ग्रुप फर्रुख सैय्यर से एक फरमान को प्राप्त कर लेता और फरमान में ये लिखा हुआ था कि विशेषाधिकार जो थे अंग्रेज़ों को कई दिए जाएं। तो इसी के बेसिस पर अंग्रेज़ों को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कई तरीके से विशेषाधिकार प्राप्त हुए। और यही जो एक ऐसा कारण था कि हमारा जो देश में यानी कि इंडिया में विशेषाधिकार मिलने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना प्रभुत्व बढ़ाता चल गया। और अब अपने चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। हमारा 6ठा क्वेश्चन यह है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जो उत्तर है वो 1664 है। अगर हम बात करें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक ऐसी कंपनी थी ये जो देर से आई भी और अंतिम समय तक लगभग अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष भी करती रही थी। तो इसमें अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी तो इसका सही उत्तर 1664 है। और इसका जो लुई 14वें के शासनकाल में उसके एक मंत्री कल्बर्ट द्वारा सन 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक, अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। और हमारा 7वां क्वेश्चन यह है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी भारत में कहाँ पर स्थापित की? वेयर डिड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया? तो इसका सही उत्तर सूरत होगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी और एक राज्याधीन कंपनी के रूप में की गई थी। इस कंपनी ने वही 1668 में सूरत में एक अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। अब चलते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। और 8वां क्वेश्चन हमारा सीरियली हमें इसमें केवल रखना है, कालानुक्रम सही रूप से व्यवस्थित करें। पहला क्वेश्चन है वास्को डी गामा की दूसरी बार यात्रा। इसका जो हमारे 5 दिए गए हैं स्टेटमेंट, इसको केवल लाइनिंग करके इसका रख देना है। तो हमको यह सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, अंग्रेज व्यापारी मिल्टन हॉल की भारत में प्रथम यात्रा। अगर हम बात करें वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, ये कब हुई थी? 1502 में। कब हुई थी? 1502 में। इसको याद रखिएगा। अंग्रेज व्यापारी मिल्टन हॉल की भारत यात्रा, अगर भारत में मिल्टन हॉल की यात्रा देखें तो 1599 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये तो आपको पता ही होगा, 1600 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये 1664 में, जैसा कि मैंने अभी बताया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका डेनिश का हुआ था 1616 में। तो अगर हम इसको सही तरीके से अगर बैठाएं, अगर इसको सही तरीके से सजाएं तो हमारा सबसे पहला जो वास्को डी गामा की दूसरी बार यात्रा है जो 1502 में हुई थी वो पहले नंबर पर आ गया। और दूसरे नंबर पर हमारा क्या आ गया? 1599 वाला, यानी कि अंग्रेज व्यापारी मिल्टन हॉल की यात्रा 1502 के बाद 1599 में वही एक केवल दिया गया है। तो पहला दूसरा सही जगह पे हम तुम ऑप्शन में देखेंगे कि पहला दूसरा कौन है, तो हमें ऑप्शन देखते ही पता चल गया कि ये बी और डी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा पहला दूसरा नहीं है यहाँ पे, तो हमारा बी और डी को हटा देते हैं। अब आते हैं आगे पे, तो तीसरा हमारा स्टेटमेंट कौन वाला तीसरे जगह पे आएगा? तो हम देखते हैं कि जो 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी, तीसरा दोनों में है, तो ये भी हमारा कोइंसाइड कर गया। अब आते हैं अपने लास्ट वाले पे, इसी से हमारा डिफाइन हो जाए कि इन दोनों में कौन सही है। तो हम चौथा पे कौन सा आएगा स्टेटमेंट, ये देखते हैं। तो चौथा पे हमारा आता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। फ्रांसीसी जो थी, जैसे कि मैंने बताया, अंतिम में आया था, तो इसके पहले डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1616 में आई थी। तो ये हमारा सही उत्तर सी वाला हो गया। कौन वाला? सी वाला। इसका एक बार और अच्छे तरीके से समझा, रिपीट करके वीडियो को देखें ताकि दिमाग में याद रहे। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग,
इसकी कहानी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम कहानी समझेंगे, फिर इसका उत्तर समझेंगे। तो जो मुगल साम्राज्य का जो अंत होता है उस समय बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय होता है। और अगर हम बात करें बहादुर शाह द्वितीय की, तो हमारा ये 1837 में राजा के पद पर यानी बादशाह के पद पर आया था, और 1857 में यानी कि 1857 में लगभग हट गया था। तो क्यों हटा था? क्योंकि एक महान क्रांति, जिसे हम 1857 की महान क्रांति के नाम से जानते हैं, उसमें इसने भाग लिया। और इसमें जब इसने भाग ले लिया था तो अंग्रेज़ों ने इसे बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद इसे कहाँ भेज दिया गया? रंगून। जब इसे रंगून भेज दिया गया तो वहाँ इसकी मौत 1862 में हुई। लेकिन यहाँ पर विक्टोरिया ने औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियली 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा जारी की, और इस घोषणा में क्या था? मुगल साम्राज्य का अंत। और यहीं से अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत होती है और मुगल साम्राज्य का अंत होता है। तो सही उत्तर क्या मैंने बताया? 1 नवंबर। क्या? 1 नवंबर 1858। तो बी वाला नहीं, यहाँ पे हमारा डी वाला 1 नवंबर 1858। इस डेट को अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन की ओर, जो हमारा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी अंग्रेजों और मैसूर के बीच की लड़ाई। तो इसका सही उत्तर है 1780 से 1780-84, जो हमारा यही डेट है जिसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमारा जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1767 से 1769 तक हुआ था, 2 साल तक। और अब दूसरा देखें तो 1780 से 1784 तक, और तीसरा देखें तो 90 से 92 तक, और अगर हम चौथा देखें तो 4 यहाँ पर लड़ाई हुआ था, और चौथा जो था 1799 में हुआ था। तो अगर हम बात करें इसके कुछ अच्छे तरीके से समझे तो यहाँ पर कि अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच लगभग क्या कुल 4 युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, और इसे आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस युद्ध में अंग्रेजों की शक्ति बढ़ी थी, यानी अंग्रेजी शासन का भारत में स्थापन दृष्टि से यह युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और कौन कौन युद्ध था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में शुरू होता है, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में ख़त्म होता है। और यहीं से जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें हैदर अली की मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी? 1782 में। इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों एवं मराठा के बीच सालबाई की संधि किस वर्ष की गई? इसका सही ऑप्शन क्या है? आप इसको देखें अच्छे तरीके से, फिर बताएं। और मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि इसका जो सालबाई की संधि जो थी, जब भी कभी कोई युद्ध होता है तो उसको टालने के लिए या फिर संधि होता है या फिर किसी की हार निश्चित होती है। तो यहाँ पे जो युद्ध हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध, एक युद्ध हुआ था, और ये कब से कब तक चला था? 1775 से 82 तक। और इसकी जो शांति एक आया था, शांति प्रस्ताव, और जो संधि उसके तहत एक संधि तय की गई, वो सालबाई की संधि थी। और ये जो संधि थी इसमें ये कहा गया था कि 20 वर्षों तक शांति सुनिश्चित की गई थी। और इसी शांति के द्वारा यहाँ पर अंग्रेजों के बीच और मराठा के बीच जो युद्ध चल रहा था कुछ वर्षों से, उसको रोका गया। और यहीं पर से हमारा जो अंग्रेज़ों का और ताकत बढ़ते चल गया, और यहाँ पर जो मराठा थे उनके कुछ कमज़ोरी के कारण यहाँ पर एक पेशवा और अंग्रेज़ों के बीच में यहाँ पर संधि होता है, और इसी संधि को सालबाई की संधि के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं हम अपने 12वें। अब हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पायक विद्रोह हुआ था? तो पायक विद्रोह जो हुआ था यहाँ पर लिखा हुआ है 1817 में। इसका ऑप्शन में है बंगाल, उड़ीसा, केरल, असम। पायक क्या होता है? पायक जो होता है उड़ीसा के एक परंपरागत सैनिक कहलाते जो होते हैं, पायक कहलाते हैं। और इसमें सैनिक का आखिर क्या खास बात है? जो ये सैनिक थे उड़ीसा के, जो राजा थे, अगर सैन्य सेवा ये देते थे, और सैनिक जो थे सैन्य सेवा देते थे, उसके बदले जो राजा था जो इनको कर मुक्त जमीन इनको मिलता था। तो यही जब अंग्रेज़ों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 में, कब? 1803 में जब विजय हासिल की तो वहाँ पर के राजा को हटा दिया गया। अब इस कारण से ये जो पायक थे, ये जो सेना थे, इनके में कुछ सिंहासन से हटा देने के कारण राजा इनके सम्मान में कमी आ गया। और सम्मान में कमी आने के कारण जो एक लीडर था बख्शी जगबंधु विदाधर, जो सेनापति था खुर्दा के राजा, यानी वही उड़ीसा का राजा का, तो इसके नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ, और जिसको क्या नाम दिया गया? पायक विद्रोह। और ये कब हुआ था? 1817 में। और किस कारण से हुआ था? अंग्रेजों ने जब उड़ीसा पर आक्रमण किया और वो जो जीत हासिल की, तो इसके अपोजिशन में यहाँ पर थे हमारे पायक जो सैनिक थे, इनके सम्मान में कमी आई थी, और राजा भी यहाँ पर राजा को ठेस पहुँचा था। तो इस कारण से यहाँ पर विद्रोह हुआ, और यही विद्रोह पायक विद्रोह के नाम से जाना गया। अब बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन बस सिंपल है, बंगाल के विभाजन को कब रद्द किया गया?
बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया किसके द्वारा? केवल यह है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या, सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, मगर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में इसे रद्द कर दिया गया। इसे याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के किस चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ऑप्शन है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1833 का चार्टर एक्ट। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर चार्टर एक्ट में भी 13 दिया गया है, 33 दिया गया है, 53, यानी इसी हिसाब से अपना बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे सही उत्तर जो है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और जो हमारा क्या है, हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक का यहाँ पे जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और यहीं अब अपने अगले वीडियो का अंत होता है, और हम अपने अगले वीडियो में उन सारे टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे जो इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक प्लेलिस्ट टाइप का मैं बना दूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो इसमें जो भी रहेगा सीरीज वाइज उसमें डालते चला जाऊँगा। आप लोग बस उसको देखते रहिएगा।